15 दिसंबर को सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे का ये टाइम होता है। एक शख्स अपनी बाइक से किसी काम की वजह से दूसरे गांव जा रहा था कि एक हाईवे पर कोई अज्ञात वाहन इस बाइक को टक्कर मार देती है। जो शख्स इस बाइक को चला रहा था वो उचट करके दूर हाईवे से जाकर गिर जाता है और ये जो वाहन था वो आनन फानन में रफू चक्कर हो जाता है, किसी को नजर ही नहीं आया। खैर उस वक्त इतनी भीड़ भी नहीं थी, रोड जो था वो हालांकि काफी हद तक सुनसान था। अब इस तरह से ये एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद जब इसकी खबर पुलिस वालों को लगती है तो पुलिस मौका वारदात पर आती है और जब पुलिस मौका वारदात पर आती है तो देखती है कि जो बाइक है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और रोड के साइड में पड़ी हुई है। और जो ये शव है इसको भी काफी इंजरी आई हुई थी। जो भी ये शख्स था इसे काफी इंजरी हुई थी और इसके सर में भारी चोट लगने की वजह से और खून बह जाने की वजह से ही ये मौत हो गई थी। इंटरनल ऑर्गन भी एक काफी फेलियर हो चुके थे। खैर अब ये एक्सीडेंट का मामला था। खैर अब ये जो मृतक था पुलिस इसकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है। इसकी जब तलाशी ली जाती है तो इसकी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह ऐसी चीज मिलती है जिससे ये पता लगता है कि ये जो मृतक है इसका नाम देवी शंकर है और ये 42 साल का है और वो वहीं का रहने वाला है। पेशे से ये कारपेंटर होता है। खैर अब ये जो देवी शंकर होता है इसके घर पर खबर भिजवा दी जाती है। देवी शंकर के घर में इसकी पत्नी पुष्पा 38 साल के और इसके 3 बच्चे होते हैं और घर में इसका भांजा भी रहा करता था, देवी शंकर का भांजा, जिसका नाम कमल किशोर होता है, जो कि 26 साल का एक लड़का होता है। खैर जब इनको खबर लगती है कि इस तरीके से देवी शंकर की मौत हो चुकी है हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह से, तो इनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। ये सीधा दौड़ते भागते मोर्चरी में पहुंचते हैं और वहां पर देवी शंकर को देखते हैं तो ये पहचान जाते हैं और पुष्टि कर देते हैं कि ये देवी शंकर ही है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो ये शव होता है वो पुष्पा देवी और कमल किशोर को सुपुर्द कर दिया जाता है। ये देवी शंकर की बॉडी को अपने गांव लाते हैं और यहाँ लाने के बाद इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं विधिवत तरीके से। अब पुलिस इस मामले को ज्यादा गौर या ज्यादा संजीदगी इसके ले नहीं रही थी क्योंकि रोड एक्सीडेंट का मामला था और रोड एक्सीडेंट के मामले को कितनी ही तवज्जो दी जाएगी ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस के हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसको देखने के बाद पुलिस चौंक जाती है क्योंकि ये साधारण रोड एक्सीडेंट जो लग रहा था वो रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक मर्डर का मामला था। क्योंकि जो देवी शंकर होते हैं उसके जो हेड इंजरी हुई थी, जो उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, वो रोड एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि वो बाद में किसी ने भारी पत्थर उसके सिर पर या किसी भारी चीज से हमला किया गया था और जिसके वजह से उसके ऐसी चोट लगी हुई थी सर पर। अब इस चीज को देखने के बाद पुलिस सख्ते में आ जाती है और अब कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका था। खैर 15 जनवरी को ये एक्सीडेंट हुआ था और 18 जनवरी को पुलिस जो है वो कातिल के तलाश में लग जाती है। जो भी उस हाईवे के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे 15 जनवरी के सुबह के 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच के सभी को पुलिस खंगालती है और जब इनको खंगाला जाता है तो एक लोडिंग वाहन जो कि अलग तरीके से वो रोड पर भागता हुआ पुलिस को नजर आया। पुलिस को शक इस लोडिंग वाहन के ऊपर ही था क्योंकि अगर कोई हादसा करके जाता है तो नॉर्मली तो वो बिहेव करेगा ही नहीं कि ये लोडिंग वाहन तो जो बेधड़क वो चले जा रही थी। तो पुलिस जो है वो उसका नंबर ले लेती है और नंबर लेने के बाद जब इसके मालिक का पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि ये लोडिंग वाहन है, ये किसी राजू के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस इस शख्स राजू को पकड़ करके तो पुलिस थाने लाती है और पुलिस थाने लाने के बाद इसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। जब एक्सपर्ट से चेक कराया जाता है तो पता लगता है कि हाँ इसी गाड़ी ने उस बाइक को हिट किया था और जिसके ऊपर अभी नया कलर भी लगा हुआ था और कुछ इसके डेंट भी पड़े हुए थे जो कि ये पुष्टि कर रहे थे कि इससे किसी न किसी का एक्सीडेंट हुआ या कहीं ना कहीं जाकर के ये गाड़ी हिट हुई थी। जब राजू से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो राजू पुलिस के सामने टूट जाता है और यहाँ पर वो बताता है कि जो ये एक्सीडेंट है ये उसने नहीं किया। हालांकि गाड़ी उसकी थी लेकिन ये ड्राइव नहीं कर रहा था, ड्राइव जो था वो कमल किशोर कर रहा था। अब पुलिस कहती है कि कमल किशोर कौन? तो यहाँ पर राजू कहता है कि जो मृतक देवी शंकर है उसका ही ये सगा भांजा होता है कमल किशोर। उसने ही अपने मामा की हत्या की है। रोड एक्सीडेंट उसने ही किया। उसने तो गाड़ी मुझसे उधार ली थी किसी पार्टी को माल सप्लाई करने के लिए। यहाँ पर कमल किशोर को बुलाकर लाया जाता है पुलिस थाने में। जब यहाँ पर कमल किशोर को सामने बैठाया जाता है तो कमल किशोर बिल्कुल पुलिस के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था और वो कह रहा था कि जी उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने गाड़ी जरूर ली थी और गाड़ी लेने के बाद ये माल सप्लाई करने के लिए ही गया था। क्योंकि जो देवी शंकर होता है ये पेशे से कारपेंटर होता है और पिछले कुछ महीनों से जो कमल किशोर है वो भी अपने मामा के ही साथ काम करते हुए कारपेंटर का भी काम सीख रहा था। तो इसके मामा ने ही माल सप्लाई करने के लिए गाड़ी मंगवाई थी और मैं अपने दोस्त से इसीलिए गाड़ी लेकर के आया था। मैं माल सप्लाई करके वापस ही आ रहा था और मामा उस साइड से जा रहे थे कि रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया।
अब किस गाड़ी से हुआ मुझे ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ राजू तो पहले ही सारा कुछ पुलिस के सामने हकीकत बयां कर चुका था कि उसकी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और उसकी ही गाड़ी से टक्कर खा करके देवी शंकर की मौत हुई है। तो यहाँ पर जो कमल किशोर ने जो ये पुलिस को कहानी बनावटी सुनाई थी, ये पुलिस के सामने अब कोई काम नहीं आने वाली थी। पुलिस ने यहाँ पर कमल किशोर को तोड़ना शुरू किया और जब कमल किशोर को पढ़ना शुरू हुआ तो फिर ये तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। कमल किशोर बताता है कि ये कोई काम धंधा तो करता नहीं था, इसके माता पिता इसे बहुत ज्यादा परेशान थे। अब इसके माता पिता परेशान थे, 26 साल का ये लड़का हो चुका था। तो कमल किशोर के जो माता पिता है, इन्होंने कमल किशोर को देवी शंकर के घर पर भेज दिया, इसके मामा के यहाँ। और देवी शंकर को कहा गया कि इसे भी कुछ सिखा दो, कारपेंटर वगैरह का काम, हाथ में कुछ हुनर रहेगा तो भविष्य और जिंदगी में कुछ कमा के खा लेगा, वरना इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर देवी शंकर ने भी, क्योंकि सगा भांजा था, कुछ काम धंधा करता नहीं था, तो इसीलिए अपने घर पर इन्होंने बुला लिया था। अब यहाँ पर जो कमल किशोर है, ये देवी शंकर के घर पर आ गया। यहाँ पर आकर के इसके ही साथ ही रहने लगा था। अब इस तरीके से जब कमल किशोर देवी शंकर के साथ जाता और साइडों पर जा जाकर के जैसे ये काम करता था कारपेंटर का, फर्नीचर बनाने का, या किसी शोरूम या किसी घर के अंदर या किसी दुकान में या कहीं पर भी, तो ये कमल किशोर काफी हद तक इस काम को अब सीख चुका था। इतनी जल्दी ये काम को सीख रहा था जिससे कि देवी शंकर ये देखकर बहुत खुश था। अब देवी शंकर जब दिन भर का काम करने के बाद घर आता था तो उसका ये मानना था कि दिन भर में जो डस्ट अंदर गई है तो एक आध बियर या फिर एक ड्रिंक का पैक लगाना चाहिए, जिससे कि जितनी भी अंदर गंदगी बैठी है वो निकल जाती है। जो भी पाउडर या डस्ट, जो भी पार्टिकल अंदर गए हैं वो बॉडी में साफ हो जाते हैं। तो ये कमल किशोर को भी कहता था कि तुम भी इसे लेते लेते लगाना शुरू कर दो। कमल किशोर पहले पीता नहीं था, लेकिन मामा ने कहा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दवाई है, तो कमल किशोर भी इसे पीना शुरू कर देता है। अब कमल किशोर ने जैसे ही पीना शुरू करा तो यहाँ पर कमल किशोर की और भी इच्छाएं जागृत होने लगी। अब आस पास कोई जवान महिला तो थी नहीं, थी तो मामी पुष्पा। पुष्पा दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जो पुष्पा की बनावट थी वो 38 साल की भी उम्र में वो इतनी ज्यादा खूबसूरत देखती थी कि कमल किशोर की नजर बार बार खाने पीने के बाद पुष्पा के ऊपर जाकर के टिक जाती थी। खैर यहाँ पर ऐसे तो ये मामी से कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन जब रात में एक ही कमरे में ये लोग सोया करते थे, कमल किशोर, पुष्पा, देवी शंकर और उसके 3 बच्चे, तो यहाँ पर जमीन के ऊपर ये बिछौना लगा करके सोते थे और उसके ऊपर ये सारे लोग इकट्ठे ही सो जाया करते थे। यहाँ पर जो कमल किशोर है, ये जब नशे की हालत में होता था और रात में इसको इस तरीके के सपने आते थे, जवान महिला के साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो अनायास ही इसका हाथ जो है वो पुष्पा के कोमल अंगों को टच कर दिया करता था। पुष्पा की नींद खुल जाती थी और वो देखती थी कि कमल किशोर नींद की हालत में है और नींद की हालत में ये सारा कुछ कर रहा है, तो वो हाथ झिटक दिया करती थी। और सुबह कमल किशोर को एक दिन डांट लिया कि रात को तुम मेरे साथ ये कौन सी हरकत कर रहे थे। कमल किशोर कहता है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता है। तो मामी ने कहा कि तुम्हारा हाथ पैर क्या तुम्हारे बस में नहीं रहता है। कमल किशोर ने कहा कि हुआ क्या, मैं नहीं जानता कि मैंने रात में क्या किया, क्या मुझसे कोई गलती होगी तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। खैर इस बात को पुष्पा ने आया गया ही कर दिया कि शायद कमल किशोर सच में होश में नहीं था, ये नींद में था। लेकिन यहाँ पर पुष्पा के भी शरीर में कमल किशोर जो है वो बेचैनी पैदा कर चुका था। पुष्पा भी अपने रिलेशन को लेकर और ये मामी भांजे का जो रिश्ता था, इसको सोच करके वो कमल किशोर से कुछ कहती नहीं थी। लेकिन जब 3-4 बार इस तरीके की हरकतें हुई कि ये अलग अलग रातों में, तो फिर यहाँ पर जो पुष्पा है, अब यहाँ पर कमल किशोर की ये हरकतें उसे पसंद आने लगी। अब ऐसे ही एक रात को, गर्मियों के दिन थे, मई का महीना था, ये आराम से छत के ऊपर बिछौना लगा करके सोए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पुष्पा कमल किशोर के साथ सटकर सो जाती है। कमल किशोर रात को नींद की ही हालत में था और कमल किशोर अब कोई हरकत कर नहीं रहा था। पुष्पा के ऊपर ना वो हाथ चला रहा था, ना ही पैर उसके ऊपर रख रहा था। तो यहाँ पुष्पा से रहा नहीं गया, इसने कमल किशोर का हाथ पकड़ लिया और गलत जगह उसे अपने शरीर पर रख दिया। कमल किशोर को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके साथ ये हुआ क्या है। लेकिन जब कमल किशोर की हल्की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका हाथ तो पुष्पा के ऊपर है। तो एकदम से ये घबरा गया, इसने अपना हाथ झटके से खींचना शुरू करा, लेकिन पुष्पा ने कमल का हाथ पकड़ लिया। कमल जो था वो एकदम से झेप गया था। पुष्पा कहती है कि अब इसके आगे रुको मत, नीचे चलते हैं। कमल किशोर कुछ समझ नहीं पाया और ये जो पुष्पा होती है वो नीचे इसका हाथ पकड़ कर ले आती है और इसके तीनों जो बच्चे और जो देवी शंकर होते हैं वो छत पर ही सोए थे। तो पुष्पा ने कमल से कहा कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा ताड़ते हो, तिरछी निगाहों से मुझे खूब देखते हो, आज मैं तुम्हें सब कुछ दिखा ही देती हूँ। कमल किशोर की इच्छा तो थी ही, लेकिन पुष्पा इस तरीके से उसके सामने खुलकर आ जाएगी, उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। खैर यहाँ पर जब पुष्पा यहाँ पूरा ऑफर दे देती है तो फिर कमल भी कहाँ पीछे हटने वाला था। खैर 26 साल का ये नौजवान लड़का और 38 साल की पुष्पा के अंदर कुछ ज्यादा ही चाहत थी। तो यहाँ पर जो कमल था ये भी बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार था। इन दोनों ने वहां पर जा करके कमरे में घुस करके रिश्ता बनाना शुरू कर दिया।
पुष्पा को तो इस चीज से काफी मजे आए। खैर उस रात को पुष्पा और जो कमल है पहली बार था, इसीलिए डरते डरते ये सब कुछ करते हैं, संबंध बनाते हैं। लेकिन अब आए दिन का यही काम हो गया था। बच्चे स्कूल चले जाते, पुष्पा घर पर होती, कमल किशोर अपने मामा देवी शंकर के साथ साइड पर चला जाता था। लेकिन कोई ना कोई बहाना बना करके ये बीच में घर वापस आता था और घर आने के बाद ये दिन दहाड़े बिल्कुल बिंदास तरीके से एक दूसरे से लिपट जाते थे। पुष्पा को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी कमल किशोर की। इसे तो हर रात को कमल किशोर चाहिए होता था। इसीलिए अब ये जो कमल किशोर है ये देवी शंकर को कुछ ज्यादा ही पिला दिया करता था और खुद ये कम पिया करता था। और जैसे ही उसका मामा बेहोशी की हालत में चला जाता था, नहीं गहरी नींद में सो जाता था, तो कमल जो है वो पुष्पा के साथ समय बिताना शुरू कर देता था। इनका ये खेल इस तरह से चलता रहा और जब ये इतने लापरवाह हो गए कि इनको अब इस चीज के अलावा और कोई चीज की फिक्र ही नहीं रह गई, तो ऐसे ही एक बार दिन में कमल किशोर जो था वो अपने घर की तरफ आ जाता है। घर में आने के बाद ये दरवाजा लगाता है और अंदर पुष्पा के साथ ये सारा खेल खेलना शुरू कर देता है कि तभी पीछे से उसका मामा भी आ जाता है। वो चीज कोई चीज घर में भूल गया था और कमल को ये लगातार कॉल कर रहा था और कमल जो था वो अपने फोन को मोबाइल साइलेंट को करके एक तरफ रख चुका था कि बार बार मामा क्यों ना जाने कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब मामा घर पर वापस आया, 14 दिसंबर की दिन की ये बात होती है, तो उसने देखा कि घर का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद है। इसने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देवी शंकर को कुछ अजीब सा लगा। अब देवी शंकर का जो घर है इसके पीछे की तरफ भी एक दरवाजा था, एक इनके घर के पीछे भी दरवाजा था और उसी दरवाजे के पास में एक खिड़की थी जो कि इसके बेडरूम में खुला करती थी। जैसे ही उस खिड़की को वो क्रॉस करने की हुआ तो अंदर से चूड़ियों की खनखनाने की आवाज आई और यहाँ पुष्पा की भी अजीब आवाज कानों में पड़ी। जब इस तरह की आवाज मामा के कानों में पड़ी तो फिर इसने उस खिड़की को थोड़ा सा ढकेला और जैसे ही ढकेला, क्योंकि अंदर से झिटकिनी लगी हुई थी, ऐसे ही खिड़की बस लगाया गया था, तो वो खिड़की खुल जाती है और जैसे ही खिड़की खुलती हुई तो अंदर कमल किशोर और पुष्पा एक दूसरे से लिपटे हुए थे, बिल्कुल ही आपत्तिजनक स्थिति में थे। और यहाँ पर जो पुष्पा है वो कमल किशोर से भर भर कर समय बिता रही थी और उसका वो भरपूर आनंद दोनों अपने पल का ले रहे थे। दोनों बेधड़क बेफिक्र होकर इस पल को जिए जा रहे थे और इधर देवी किशोर जो था वो सब कुछ इन सारी चीजों को वो खिड़की से झांक करके देख रहा था। उसके पैर तो मानो जमीन खिसक गई थी जब उसने ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी और अपने भांजे को देखा। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या स्थिति वो देख रहा है और वो जोर से चिल्लाया और जैसे वो चिल्लाए इन दोनों के होश उड़ गए। यहाँ पर कमल किशोर एकदम से पुष्पा को छोड़कर बेड के एक साइड में खड़ा हो जाता है, कपड़े ढूंढना शुरू कर देता है पहनने के लिए। और जो पुष्पा होती है ये भी अपने बेड पर बिछी हुई चादर को तन को ढकती है। और यहाँ पर जो देवी शंकर है, यहाँ इसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये पुष्पा से कहता है कि तुरंत दरवाजा खोलो। पुष्पा आती है और दरवाजे को खोलती है और तब देवी शंकर जैसे ही अंदर आता है वैसे ही पुष्पा के ऊपर बरस पड़ता है। लाठी, बेंट और डंडों से ही पुष्पा की अच्छी खासी मरम्मत कर देता है। और यहाँ पर जो कमल किशोर था ये भी डरा सहमा हुआ खड़ा था। तो यहाँ पर जो देवी शंकर है इसने कमल किशोर के भी लगाना शुरू कर दिया। अब ये दोनों जमीन पर बिल्कुल ही गिरे हुए थे और देवी शंकर इन पर बुरी तरह से बरस पड़ा था। अब ये सारी चीज होने के बाद जो देवी शंकर होता है वो कमल किशोर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी के अभी तू मेरे घर से बाहर निकल जा। तू आस्तीन का सांप निकला, अपनी ही सगी मामी के साथ इतना घिनौना काम कर रहा, तुझे शर्म नहीं आई। और पुष्पा को भी इसी तरह से डांट रहा था कि अपने ही सगे भांजे के साथ तुम मुंह काला कर रही हो, तुम औरत नहीं बल्कि तुम वैश्या हो। और इस तरह की बहुत सारी बातें उसे बोली। अब यहाँ पर कमल किशोर और पुष्पा बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे कि ये जो देवी शंकर है अगर ये कमल किशोर के माता पिता को ये सारी बात बता देगा या फिर बाहर इस बात को किसी से कह दिया इसने, तो इन दोनों की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। ना तो पुष्पा किसी को मुंह दिखाने लायक रहेगी और ना ही कमल किशोर कभी किसी को मुंह दिखाने लायक रहेगा और कमल किशोर की तो भविष्य में शादी भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से इनको फिक्र होने लगी। तो ये बहुत ज्यादा रोते हैं, दोनों के दोनों देवी शंकर के पैर पकड़ लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो। देवी शंकर का थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है तो देवी शंकर कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। कमल किशोर को हिदायत दे देता है और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और कमल किशोर जो होता है ये भी घर से बाहर निकल जाता है। खैर रात का समय होता है, रात को देवी शंकर घर आ जाता है। पुष्पा उसके लिए खाना वाना बनाती है। देवी शंकर फिर पुष्पा को मारता पीटता है और वहां पर खूब ज्यादा ड्रिंक करने के बाद देवी शंकर जाकर के सो जाता है। कमल किशोर घर आया ही नहीं था क्योंकि अब वो अपने मामा के सामने कैसे आता उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन कमल किशोर के दिमाग में अब खिराफात चलने लगी। जो कमल किशोर होता है वो अपने किसी दोस्त के पास जाता है रात के समय में, 14 दिसंबर को ही, और उससे कहता है कि यार तुम्हारी जो लोडिंग गाड़ी है वो मुझे चाहिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे चाहिए, मुझे कोई माल सप्लाई करना है और मेरे पास कोई साधन नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारा गाड़ी चाहिए। तो जो राजू होता है वो कमल किशोर का दोस्त, उसने गाड़ी दे दी थी कि जाओ ये गाड़ी ले जाओ और सुबह तुम्हारा माल सप्लाई करने के बाद गाड़ी वापस ले आना। कमल किशोर राजू से गाड़ी लेकर के आ जाता है और फिर सारी रात उस लोडिंग वाहन के ही अंदर सोता रहता है, उसी में वो रात बिताता है। अब सुबह ये जल्दी उठने के बाद हाईवे के किनारे अपनी गाड़ी पर लगा देता है उस लोडिंग वाहन को और इंतजार करता है देवी शंकर के आने का।
खैर देवी शंकर को उसी रास्ते से जाना ही था बाइक लेकर के, और जैसे ही दूर से देवी शंकर इसे आता हुआ नजर आया तो फिर इसने अपना लोडिंग वाहन फुल स्पीड में चलाकर देवी शंकर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। देवी शंकर अपनी मस्ती में बाइक से आ ही रहा था कि सामने से जो कमल किशोर होता है, इसने उस लोडिंग वाहन से सीधे उसे हिट कर दिया अपने वाहन से। देवी शंकर बहुत दूर जाकर के उछल करके गिर पड़ा और जो इसकी बाइक थी वो चकनाचूर होकर के रोड के एक साइड में पड़ी हुई थी। सर्दियों के दिन थे, हाईवे पर कोई रास्ता नहीं होता है, इतनी ज्यादा कोई वाहनों का भी आवाजाही नहीं थी, तो किसी ने इसे देखा ही नहीं। खैर यहाँ पर जो कमल किशोर है, यहाँ से इस लोडिंग वाहन से 100-200 किलोमीटर जाकर दूर वहां रोड के किनारे लगाता है और वहां से पैदल पैदल आता है देवी शंकर के पास और देखता है कि इसकी नब्ज चली है या नहीं चल रही है। तो ये देखता है कि अब तक वो देवी शंकर जो था वो जिंदा था और इसके हाथ पैर टूट चुके थे एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन अब तक इसकी जान नहीं गई थी। तो यहाँ पर जो कमल किशोर है, इसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा ताकि ये मर ही जाए। जैसे ही पत्थर उसके सर पर लगा तो इसकी कुपड़ी जो थी वो पूरी तरह फट गई और फिर थोड़ी देर में वो इस दुनिया से चला गया। जब इस तरीके से इसने देख ली, इसने तसल्ली कर लिया, कमल किशोर ने ये कंफर्म कर लिया कि ये मर चुका है, तो फिर ये लोडिंग वाहन को लेकर के सीधे मैकेनिक के पास जाता है और मैकेनिक के पास जाने के बाद इसमें जो डेंटिंग पेंटिंग करानी थी वो सारा काम करवा लेता है। इधर राजू को भी कॉल कर देता है कि राजू, तुम्हारी गाड़ी से यार किसी बाइक को टक्कर लग चुकी है और मैं इसका डेंटिंग पेंटिंग करवा रहा हूँ, ठीक करवा रहा हूँ गाड़ी को। राजू भी दौड़ता भागता वो उस जगह पर पहुंचता है। खैर यहाँ पर जब गाड़ी सही हो जाती है, इसका टेंट वेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ बेहतर कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, तो फिर उसके बाद राजू जो है वो अपनी गाड़ी को वापस ले आता है। और जो कमल किशोर होता है, ये 15 दिसंबर को बिल्कुल बिंदास था क्योंकि पुलिस ने 100 बरामद कर ही लिया था, शिनाख्त भी इन्होंने जाकर के मोर्चरी में कर ही ली थी और इसको एक साधारण सा रोड एक्सीडेंट मामला मान करके पुलिस जो है वो चल रही थी। कमल किशोर ने सोचा कि अब मामा तो बीच में रहा नहीं, अब वो पुष्पा के साथ जब चाहे जैसे चाहे और जितना चाहे शारीरिक सुख का आनंद ले सकता है, कोई भी रोक टोक करने वाला है नहीं और इनकी अब शिकायत भी कौन लगाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के सामने पीएम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के अंदर ये खुलासा होता है कि रोड एक्सीडेंट की वजह से उसे हेड इंजरी नहीं हुई थी, ये अलग से ही किसी चीज से इसके वार किया गया था और जिसकी वजह से इसकी हेड इंजरी हुई थी और वो इस दुनिया से गया था। तो यहाँ पर पुलिस ने इस एक्सीडेंट के मामले को कत्ल के मामले के रूप में दर्ज कर लिया और फिर कातिल की तलाश में लग गई। और जब पुलिस कातिल के तलाश में लगी तो यहाँ पर राजू के जरिए कमल किशोर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। जब पुष्पा को पता लगा कि कमल किशोर ने ही देवी शंकर की हत्या की है तो फिर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, इसका सुहाग लूट चुका था। हालांकि जो पुष्पा थी वो सिर्फ कमल किशोर से उस तरह का सुख लेना चाहती थी या फिर ये चंद पलों का ही एंजॉय लेना चाहती, सिर्फ इतना ही ये उसे चाहती थी। लेकिन पुष्पा की जो सारी जिंदगी थी वो देवी शंकर के ही सहारे वो जीना चाहती थी, लेकिन गलत काम का गलत नतीजा। यहाँ पर पुष्पा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, इसके 3 बच्चे जो है वो यतीम हो चुके हैं, पिता का साया सिर से उठ चुका है और जिसके लिए उसने ये अपनी इज्जत को दांव पे लगाया, जिसके लिए उसने अपने सारे संस्कारों को धूल में मिला दिया, वो आज सलाखों के पीछे है। तो पुष्पा को तो अब देखने वाला है ही कौन। और ये सारा मामला अब समाज के भी सामने आ चुका है। पुष्पा की सब तरफ थू हो रही है कि उसने अपने सगे भांजे के साथ ही मुंह काला किया है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। और दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।